क्या सीएए के आते ही देश में एक बड़े वर्ग की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा? क्या सीएए देश के एक वर्ग विशेष से नागरिकता छीन लेगा? और क्या सीएए जैसा बताया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ भाजपा का षड्यंत्र है? और क्या उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ जाएगा? चुनाव आते ही चुनावी मुद्दों की चर्चा देश में गर्मा जाती है और इन सब में सबसे बड़ा मुद्दा है सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून। सीएए को लेकर देश में राय बंटती नजर आती है। क्या सीएए के आते ही देश में एक बड़े वर्ग की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा? और क्या उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ जाएगा? क्या सीएए देश के एक वर्ग विशेष से नागरिकता छीन लेगा? और क्या सीएए जैसा बताया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ भाजपा का षड्यंत्र है? ये वो तमाम सवाल हैं जो इस कानून के इर्द गिर्द घूमते नजर आते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सीएए के लागू होने के बाद इस देश में क्या बदल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर पे बात। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू होने पर 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो लोग 2014 से पहले किसी न किसी प्रताड़ना की वजह से भारत में आए हैं, उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इनमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी यानी कि हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई लोग शामिल होंगे। नागरिकता संशोधन बिल पहली बार 2016 में लोकसभा में पेश हुआ था और जहां वो पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में ये बिल अटक गया था, जिसके बाद संसदीय समिति को ये बिल भेजा गया। उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार फिर से बनी, जिसके बाद ये बिल एक बार फिर से लोकसभा में पेश किया गया और फिर लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ये बिल पास हो गया। 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से इस बिल को लागू होने में देरी हुई। देखा जाए तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हमारे देश के इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में संशोधन करके लाया जा रहा है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एक्ट 1955 की बात करें तो आजादी के बाद भारतीय लोगों को नागरिकता देने के लिए ये एक्ट लागू किया गया था। इस एक्ट के तहत लोगों को अलग अलग तरीके से नागरिकता देने के लिए क्राइटेरिया बनाई गई थी, जिसके तहत भारतीय और भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दी जा सके। इस एक्ट को कई वजहों से 5 बार संशोधित किया जा चुका है और अब भारत सरकार इसे 6ठी बार संशोधित कर रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 48 लाख से भी ज्यादा प्रवासी हैं और इनमें से 2 लाख से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जो रेफ्यूजीज हैं। इसका मतलब तो ये है कि भारत में 8 लोगों में से एक व्यक्ति ऐसा है जो प्रवासी है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में भी किसी की भी नागरिकता लेने का कोई प्रोविजन ही नहीं है। कोई मुझे समझा दे कहां है। ये नागरिकता देने का प्रोविजन है। तो इस देश के जितने भी वासी माइनॉरिटी वाले हैं, मुसलमान हैं, उनको किसी को डरने की जरूरत नहीं। और जहां तक आपने सवाल किया कि समय अनुकूल नहीं है, मैं बताता हूं, इसका नोटिफिकेशन एनपीआर का भारत सरकार ने 31/7/19 को कर दिया था, जब सीएए आया ही नहीं था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो आया वो तो अभी अभी आया, उस वक्त ये आया ही नहीं था। उसकी फाइल भी शुरू नहीं हुई थी नए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की। उस वक्त 31/7/2009 को इसको नोटिफाइड कर दिया गया था, ये एक्सरसाइज को, और बहुत सारे राज्यों ने, लगभग सभी राज्यों ने कर दिया है नोटिफाइड, क्योंकि सीएए के लिए अब जनता के मन में से भय दूर हो गया है। इसलिए कुछ लोग अब एनपीआर का भय खड़ा करना चाहते हैं। वेस्ट बंगाल और केरला ने तो मना कर दिया कि इसके कोई भी मैं आज भी आपके कार्यक्रम के माध्यम से दोनों मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं कि मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार का कदम न उठाएं, वो इस पर पुनः विचार करें। ये बंगाल की और केरला की गरीब जनता के कल्याण के लिए बनाए जाने वाले कार्यक्रमों का बेस है, आधार है। कृपया आप पॉलिटिक्स के लिए ये गरीब जनता को डेवलपमेंटल प्रोग्राम के बाहर मत रखिए, इनको जोड़ दीजिए। और मैं फिर से एक बार स्पष्ट करना चाहता हूं स्मिता जी कि इससे
नेशनल एनआरसी का कोई लेन देन नहीं है, कोरी अफवाह फैलाई जा रही है। तो आपने देखा कि अमित शाह का ये कहना है कि इस कानून के तहत लोगों को नागरिकता देने की बात हो रही है, लोगों से नागरिकता छीनने की बात नहीं की जा रही है। इस कानून को इसलिए लाया जा रहा है ताकि सरकार देश की योजनाओं को सही तरीके से चला सके और लोगों को बेहतर पॉलिसीज मुहैया करा सके। अब सवाल ये उठता है कि ये कानून जब 2020 में लागू कर दिया गया है तो 4 साल बीत जाने के बाद भी इसके नियम और प्रावधान क्यों नहीं बन सके हैं? सीएए को लेकर साल 2020 से लगातार एक्सटेंशन लिया जा रहा है। दरअसल संसदीय प्रक्रियाओं की नियमावली के मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। ऐसा ना होने पर लोकसभा और राज्यसभा में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार की मांग की जानी चाहिए। सीएए के केस में 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समितियों से नियमित अंतराल में एक्सटेंशन लेता आ रहा है और इन एक्सटेंशन के बावजूद भी अब तक इस कानून को लागू नहीं किया गया है। तो अब एक सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकार इस कानून को लागू करने के लिए लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही थी? तो अब हम आपको बताते हैं कि इस कानून के तहत किन लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी धर्म से जुड़े शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले आकर भारत में बस गए थे, उन्हें ही नागरिकता मिलेगी। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज यानी कि पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हैं, या फिर वो लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ तो भारत आए हैं लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक यहाँ रुक गए हों। तो अब सवाल ये है कि इस कानून को लेकर इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन देखने को क्यों मिल रहा है? इस मामले को लेकर विपक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिए खास तौर पर मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है, ये जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर बिना दस्तावेज के भी कई लोगों को नागरिकता मिल सकती है। विपक्ष का ये भी कहना है कि ये कानून अनुच्छेद 14 का पूरी तरीके से उल्लंघन है जो कि समानता के अधिकार को बताता है। Well, the fundamental question is that the Constitution of India, by its very design, is secular in nature. Secularism is a part of the preamble of the Indian Constitution. Under those circumstances, how can citizenship, whether territorial or extraterritorial, be based upon religion? This is a fundamental issue which I had raised when I had led the debate on behalf of the opposition benches against the Citizens Amendment Bill in the December of 2019. And this question still remains to be agitated before the Supreme Court, where a clutch of petitions are pending challenging the Citizenship Amendment Act. So fundamentally, when you make religion the basis of citizenship, whether extraterritorial or subsequently, if you want to extrapolate it and maybe make it territorial, you would be going down a very dangerous street, because the Citizenship Act is very, very clear as to how a person becomes a citizen of India. And therefore, under those circumstances, till the time the Supreme Court does not decide this question, the implementation of the Citizenship Act would be completely constitutionally immoral. CAA is anti-constitution. It is a law which has been made on the basis of religion. And please understand that CAA must be read with and understood with NPR NRC, which will lay down conditions of the to lay down conditions to prove your citizenship of this country. And I'm telling you, if that happens, it will be a grave injustice, especially to the Muslims, to the Dalits, and to the especially poor people of India, irrespective of which caste and religion they belong to. It is unconstitutional because it is made on religion. Secondly, it has to be understood with NPR NRC.
हालांकि पूर्वोत्तर के पास अलग वजह है। वो मानते हैं कि अगर बांग्लादेश से आए अल्पसंख्यकों को नागरिकता मिली तो उनके राज्य के संसाधन बट जाएंगे। एक बड़ा वर्ग ये भी कहता है कि पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। पूर्वोत्तर के मूल निवासी यानी वहां बसे आदिवासी लोग सीएए के विरोध में हैं। इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। इन 7 राज्यों के मूल लोग सजातीय हैं। इनका खान पान और कल्चर काफी हद तक मिलता है, लेकिन कुछ दशकों से यहाँ दूसरे देशों से अल्पसंख्यक समुदाय भी आकर बसने लगे हैं। खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक बंगाली यहाँ आने लगे हैं। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में या पूर्वोत्तर राज्यों में ही इतनी बड़ी संख्या में रेफ्यूजीज कैसे बस गए। नॉर्थ ईस्ट इस समय अल्पसंख्यक बंगाली हिंदुओं का गढ़ बन गया है और इसके पीछे की बड़ी वजह भी सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में बड़ी संख्या में बंगाली भाषी बसे हुए थे, जिन पर लगातार हिंसा हो रही थी। वहां युद्ध हुआ और बांग्लादेश बन गया, लेकिन कुछ ही समय में बांग्लादेश में भी हिंदू बंगालियों पर अत्याचार होने लगे, क्योंकि ये देश भी मुस्लिम बहुसंख्यक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अत्याचार से परेशान होकर लोग भारत आने लगे और उन्हें वैसे तो अलग अलग स्टेट्स में बसाए जाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, लेकिन लोगों को पूर्वोत्तर राज्यों का जो कल्चर है वो ज्यादा रास आया और वो पूर्वोत्तर राज्यों में ही रहना पसंद कर रहे थे, क्योंकि पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है और इसलिए भी बांग्लादेश के लोग पूर्वोत्तर राज्यों में ज्यादा से ज्यादा पलायन कर रहे थे। मेघालय में वैसे तो गारो और जैंतियों जैसी ट्राइब मूल निवासी है, लेकिन अल्पसंख्यकों में आने के बाद वो पीछे रह गए। हर जगह माइनॉरिटी का दबदबा हो गया। इसी तरह त्रिपुरा में बोरोक समुदाय मूल निवासी हैं, लेकिन वहां भी बंगाली शरणार्थी भर चुके हैं। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों में बड़े पद भी उनके ही पास जा चुके हैं। और अब अगर सीएए लागू होता है तो पूर्वोत्तर राज्यों के मूल निवासियों की बची कुची जो ताकत है वो भी हाथ से चली जाएगी और इसीलिए पूर्वोत्तर के लोग सीएए का पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं और उनका ये भी मानना है कि दूसरे देश से आए लोग उनके संसाधनों पर कब्जा कर लेंगे, जिसकी वजह से उनको और उनके कल्चर को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। तो चलिए अब ये समझते हैं कि अगर सीएए असम में लागू हो जाता है तो असम में क्या बदलेगा। असम में 20 लाख से ज्यादा हिंदू बांग्लादेशी अवैध रूप से निवास कर रहे हैं। ये दावा साल 2019 में वहां के स्थानीय संगठन कृषक मुक्ति संग्राम कमेटी ने किया था और यही हालत बाकी राज्यों की भी है। तो अगर असम में सीएए लागू हो जाता है तो इन सभी 20 लाख लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी और ये पूरी तरह से भारत के नागरिक हो जाएंगे। फिर पूर्वोत्तर राज्यों के कल्चर में बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो चलिए अब ये देख लेते हैं कि आमतौर पर भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलती है। कानूनी भारत की नागरिकता के लिए कम से कम 11 साल तक देश में रहना जरूरी है, लेकिन नागरिकता संशोधन कानून में इन 3 देशों के गैर मुस्लिमों को 11 साल की बजाय 6 साल रहने पर ही नागरिकता दे दी जाएगी। बाकी दूसरे देशों के लोगों को 11 साल का वक्त भारत में गुजारना होगा, भले ही फिर वो किसी भी धर्म के हों। तो हमने आपको सीएए की A to Z सारी जानकारी दी और इसमें विपक्ष क्या कहता है ये भी आपको बताया। तो आपको क्या लगता है, क्या भारत देश में सीएए को लागू करना चाहिए या फिर इस कानून को रोक देना चाहिए? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल खबर बेबाक को सब्सक्राइब करना ना भूलें।